नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक था पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायती राज के अंदर जो स्थानीय स्वशासन है ये दो प्रकार का होता है। एक तो ग्रामीण निकाय, दूसरा शहरी निकाय कहें या फिर उसको नगरीय निकाय कह सकते हैं। तो ग्रामीण जो निकाय है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो हम कह सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में इसकी जो संरचना है ग्रामीण स्तर पे जो है 3 स्तरीय जो सरकार होगी उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। किस स्तर पे जो उसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, किस प्रकार से उनका चुनाव करवाया जाता है। तो ये सब बातें जो है वो 73वें संविधान संशोधन के अंदर थी। आज हम शुरू करेंगे 74वां संविधान संशोधन, जो किसके बारे में बात करता है, जो हम कह सकते हैं जो सिफारिश से की गई या फिर जो संविधान संशोधन लाया गया 74वां संविधान संशोधन, उसका शीर्षक क्या था। 74वां संविधान संशोधन जिसके अंदर देखो 73वें के अंदर एक तो भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? संविधान संशोधन जो था 1992 के अंदर 73वां, उसके अंदर भाग 9 जोड़ा गया। अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसके अंदर कुल 29 विषय थे। कितने थे? कुल 29 विषय थे। और अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया था। ठीक है। और अब बात करते हैं कि 74वां संविधान संशोधन जो ये भी 1992 में आया गया था। तो इसके अंदर ये किससे संबंधित था? ये शहरी निकायों से संबंधित था। और इसकी बात करें तो ये प्रभावी जो है 1 जून 1993 को हुआ था। इसमें भाग 9 क जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग 9 क जोड़ा गया था। और अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें कुल विषय कितने हैं? 18 विषय रखे गए। कितने विषय? 18। और 11 में कितने थे? 29 विषय। फिर बात करते हैं कि इसमें जो देखो 243 से 243 ओ तक तो जो अनुच्छेद है वो किसके अंदर ऐड किए गए थे? वो किससे संबंधित थे? सारे ग्रामीण निकाय से। लेकिन उसके बाद में आता है पी, 243 पी से लेकर के 243 से जेड जी तक जो है कुल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? 18 अनुच्छेद। ये सारे बात करते हैं जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें करेक्शन करके लाए गए अनुच्छेद, ये सारे नगरीय निकाय से संबंधित कहलाते हैं, यानी हम कह सकते हैं शहरी निकाय। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं लिख के, क्योंकि लिखे बिना आपको समझ में आएगा नहीं। पहले एक आप हेडिंग लगाओ। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। अब बात करते हैं 74वां से पहले कौन सा आया था? 73वां संविधान संशोधन। 73वां ये भी कब आया था? 1992 में। किससे संबंधित था? पंचायती राज से। पंचायती राज में। ठीक है। अब बात करें तो ये जो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? पहले भाग 9 जोड़ा गया। एक तो भाग 9 जोड़ा गया। ये लिखना नहीं, एक बार ये हेडिंग लगा के छोड़ो, फिर समझने की कोशिश करो। 73वां संविधान संशोधन जो कि जिसमें भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 जिसमें कुल कितने विषय थे? 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय। फिर बात करते हैं इसमें अनुच्छेद जो है 243 से है, 243 से 243 ओ तक जोड़े गए। कितने होते हैं?
कितने होंगे? 16 अनुच्छेद होते क्या? वो कितने पे आता है? 15 पे प्लस 1 243, 16 अनुच्छेद इसमें थे। ठीक है, और चलो ये 243 से 243 ओ तक। फिर इसके बाद में क्या होता है? पी। अब ये 74वां संविधान संशोधन बात करता है। 74वां संविधान संशोधन, इसमें भाग 9 क जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई, अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय हैं? 18 विषय है। अनुच्छेद कितने जोड़े गए? अनुच्छेद की बात करें तो 243। ओ के बाद में पी आता है क्या? पी से 243 जेड जी। समझ गए क्या क्या बोलना चाह रहा है? पी के बाद में पूरी अल्फाबेट पूरी करो, उसके बाद में वापस ए से बी सी और डी ई एफ जी, जी तक ये चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे 243 पी से 243 जेड जी तक जो कि इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। ये किससे संबंधित है? शहरी निकाय से संबंधित है। शहरी कहो या फिर नगरीय कहो, नगरीय निकाय से संबंधित है। ये सारे जो आर्टिकल बात कर रहे हैं हम, जो भाग 9 क है ना, इसका शीर्षक क्या था? भाग 9 क, इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था नगर पालिकाएं। नगर पालिका के बारे में बात करता है। तो इसमें 3 स्तर की जो सरकार होगी, 74वें संविधान संशोधन के अंदर हम बात कर रहे हैं, नगर निगम की हम बात करेंगे। तो इसमें 3 स्तर की जो सरकार होगी वो कौन कौन सी होगी? पहली होगी नगर पालिका, ठीक है, फिर होगी नगर परिषद, नगर परिषद, उसके बाद में तीसरी होगी नगर निगम। देखो इसमें जनसंख्या होगी 20,000 से लेकर के 20,000 से 1 लाख तक। 20,000 से 1 लाख जनसंख्या जहाँ पे है वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? नगर पालिका। कौन बनाएगा? राज्यपाल। और उसके बाद में 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक जो जनसंख्या है वो होगी नगर परिषद। अच्छा, नगर निगम पे लिख दिया कि मैंने ना? हाँ, नगर परिषद ये यहाँ पे ना, इसमें कितने होंगे? 1 लाख से 5 लाख तक वो होगा नगर परिषद, यानी मध्य का स्तर। और उसके बाद में 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा? नगर निगम होगा। क्या होगा दोस्तों? वहाँ पे नगर निगम होगा। समझ में आया यहाँ तक? लिखना इसमें कुछ नहीं है अभी तक। आप अगर कहो तो दोबारा से समझा दूं, कुछ है ऐसा जो दोबारा समझने वाला है? चलो वैसे मैं आपको लिखूंगा तो दोबारा बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। आवाज आ रही है ना क्लियर?
ठीक है, अब लिखो आप। देखो पहले एक एक लाइन करके इसमें समझते हैं कि इससे जो संविधान संशोधन के द्वारा यानी इसका जो संबंध है वो शहरी निकायों से, इस संविधान संशोधन का जो संबंध है वो शहरी निकायों से, लेकिन इस के अंदर जो भाग 9 क जोड़ा गया जिसका शीर्षक जो था वो रखा गया था नगर पालिकाएं। क्या था? नगर पालिकाएं। और ये जो संविधान संशोधन है अगर बात करें कि ये प्रभावी कब हुआ, ये 1 जून 1993 को है जो कि प्रभावी था, बल्कि ये 1992 का संशोधन था। और अनुसूची 12 इसमें जोड़ी गई जिसमें कुल विषयों की संख्या जो 18 थी, और इसमें अनुच्छेद 243 से ZG तक जोड़े गए। ये लिख लो पहले आप। नोटबुक निकाल ली क्या? लिखो इस संविधान संशोधन का संबंध इस संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। शहरी स्थानीय निकाय से है। स्थानीय निकाय से है। शहरी। फिर बात आती है यहाँ पे ये संविधान 1 जून 1993 को ये संविधान संशोधन 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ। फिर नेक्स्ट लिखो, इसमें संविधान में नया भाग क जोड़ा गया। सीधा लिखो संविधान में नया भाग नो क जोड़ा गया, जिसका शीर्षक नगर पालिकाएं है। नगर पालिकाएं है। फिर एक बात और लिखो, इसमें अनुसूची 12 को जोड़ा गया। इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई। जोड़ी गई जिसमें कुल विषयों की संख्या 18 है। कितनी है? 18, जिसमें कुल विषयों की संख्या 18 है। और फिर लिखो अनुच्छेद
अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक कुल कितने होते हैं? 18 होते हैं ना। 7 और 11 18 हो गए ना। कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद जोड़े गए। कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए। ये लिख दो इतना पहले। लिख लिया? अनुसूची 12 जोड़ेगी जिसमें कुल विषय कितने हैं? 18 विषय। कुल विषय है 18। फिर क्या करते हैं? अनुच्छेद को सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद पी क्या कहता है? परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? नगरपालिका से, नगरपालिका की जो हम कह सकते हैं अनुच्छेद जो शुरू होते हैं अनुच्छेद 243 पी से, तो ये सबसे पहले नगरपालिका, नगर निगम या फिर हम कह सकते हैं नगर परिषद है, इनके बारे में जो परिभाषाएं हैं वो देता है। ठीक है। 73वें में जो परिभाषाएं कौन देता था? 243, क्योंकि 243 से जो आर्टिकल उसमें शुरू हुए थे, तो जो शुरू होता है वो सबसे पहले वो परिभाषा के बारे में बात करता है। तो इसमें 243 पी के बारे में बात करेंगे। परिभाषाएं किस प्रकार से, इनको घोषित कौन करता है कि ये नगरपालिका है या ये नगर परिषद है या ये नगर निगम है। देखो, राज्यपाल जो है वो किसी क्षेत्र को नगर पंचायत हो सकता है, नगर निगम या नगर पालिका या औद्योगिक नगर घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243 पी में दिया गया। शुरुआत करो। अनुच्छेद 243 पी परिभाषाएं। राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर पंचायत, राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, औद्योगिक क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकता है। औद्योगिक नगर घोषित कर सकता है, क्षेत्र क्या, क्षेत्र को तो घोषित ही करेगा। राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम, औद्योगिक निगम, औद्योगिक नगर
औद्योगिक नगर घोषित कर सकता है। समझ में आ गया? बस इसके अंदर इतना याद रखना है कि राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को अगर वो चाहे तो, फिर बात करेंगे कि इनके लिए क्या शर्तें रहेंगी, कितनी जनसंख्या वाले को नगर निगम, वो आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे हम लोगों ने अच्छे से एक बार बात कर ली है उनके बारे में। फिर 243 क्यों बात करता है कि नगर पालिकाओं का जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से होता है। अब इसी का जो निचोड़ है वो क्यू के अंदर आ जाता है। 243 क्यू में ये बात करते हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इसकी जो संरचना है वो 3 स्तर की होती है। कितनी? त्रिस्तरीय संरचना है, जो कि राज्यपाल के द्वारा हम कह सकते हैं। एक तो कैसा क्षेत्र? संक्रमणीय क्षेत्र। संक्रमण का मतलब बढ़ना, एक तरह से संक्रमण अपन कहते हैं ना, संक्रमण हो गया मतलब एक तरह से फैलना हो गया। संक्रमणीय क्षेत्र यानी गांव से कस्बे में विकास करना, क्या कहलाता है? संक्रमणीय क्षेत्र यानी गांव से कस्बे में विकास करना, उसको नगर पालिका बना दिया जाता है। कोई गांव था, वो अगर कस्बे में विकास हो गया तो उसको नगर पालिका बनाया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। फिर बात आती है एक 2 नंबर जो मध्यम स्तर है, वो है लघुत्तर क्षेत्र, जो कि कस्बा से शहर में तब्दील हो गया तो उसको नगर परिषद बनाया जाता है। फिर बात आती है वृहत्तर क्षेत्र, यानी सबसे आखिरी या बड़ा क्षेत्र की बात करें, तीसरा जो स्तर है वो शहर से बड़ा शहर, शहर से बड़ा शहर जो बन जाता है उसको नगर निगम घोषित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। तो इसके बाद में लिखो आप 243 क्यू, 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। क्यू नगर पालिकाओं का गठन। इसमें लिखो, पॉइंट लगा के लिखो एक नंबर। संक्रमणीय क्षेत्र पहले लिखो राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है ये कार्य? राज्यपाल द्वारा। इसकी संरचना ये त्रिस्तरीय संरचना है। पहले इसे लिख दो सीधा, यह त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें राज्यपाल द्वारा, एक नंबर लगा के लिखो संक्रमणीय क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र। कोष्टक में लिखो गांव से शहर में विकास करना, गांव से कस्बे में विकास करना। कस्बा मतलब शहर से छोटा जो आता है, गांव से कस्बे में विकास करना। कस्बे में विकास करना, विकास। गांव से कस्बे में विकास, उसे क्या कहा जाता है? डैश करके लिख दो, नगर पालिका बनाया जाता है। नगर पालिका घोषित करता है राज्यपाल। फिर दूसरा लिखो, कौन सा क्षेत्र आएगा? लघुत्तर क्षेत्र, वो कस्बा से शहर,
लघुत्तर क्षेत्र, लघुत्तर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो कस्बे थे पहले और धीरे धीरे किस में तब्दील हो गए, कस्बे से शहर में विकास करना, शहर में विकास, शहर में जाकर विकास नहीं किया, धीरे धीरे विकसित हो गई जगह, क्षेत्र जो विकसित हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, को इसमें भी लिख दो, को नगर पालिका कहा जाता है। और इसमें कस्बे से शहर में विकास जो किए उनको नगर परिषद, उनको नगर परिषद बनाया जाएगा। और अंतिम आएगा बृहत्तर क्षेत्र, जो कि शहर से बड़ा शहर में अगर तब्दील होता है उनको नगर निगम घोषित कर सकता है राज्यपाल। लिखो बृहत्तर क्षेत्र, शहर से बड़े शहर में शहर से बड़े शहर में शहर से बड़े शहर में विकास करना, शहर से बड़े शहर में विकास। अब इसमें लिखो को नगर निगम घोषित कर सकता है। ठीक है, लिखो। आज अच्छे से लिखा ना मैंने। लिखो, साइड में बताऊँ थोड़ा। दो 243 आर किसकी बात करता है? नगर पालिकाओं की संरचना। क्योंकि बाद में आर 243 आर की बात करेंगे, नगर पालिकाओं की संरचना। वो किस प्रकार से, पहले एक हेडिंग लगाओ। चलो लिखो, पहले लिख दिया नहीं, हेडिंग लगाओ, उसके बाद में समझते हैं। चले लिखो 243 से आर, अनुच्छेद 243 आर।
नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिकाओं की संरचना कितने स्तर की होती है भाई सरकार? इसमें 3 स्तर की होती है, लिखो इसमें। या फिर पहले समझो कि नगर पालिकाओं की संरचना त्रिस्तरीय होगी। कैसी होगी? त्रिस्तरीय, जिसमें पहला स्तर क्या होगा? चलो एक लाइन लिखो पहले, नगर पालिकाओं की संरचना त्रिस्तरीय होगी। अब बार बार ये बताने की जरूरत थोड़ी है, नगर पालिका, उसके बाद में मध्य वाली नगर परिषद, उसके बाद में नगर निगम, ठीक है, त्रिस्तरीय होगी। और इन तीनों के जो सदस्य है, तीनों स्तरों के सदस्यों को पार्षद कहते हैं। ऐसा नहीं कि नगर पालिका के अंदर आपने सुना होगा, क्योंकि कई ने तो हम कह सकते हैं नगर परिषद जिनका क्षेत्र नहीं लगता है, परिषद व नगर निगम उन्होंने नहीं देखा, तो उनके बारे में नॉलेज है नहीं, इसलिए इन तीनों के जो सदस्य उनको पार्षद कहा है ना। तो उसके अलग अलग वार्ड होते हैं, तो वार्ड पार्षद कहते हैं, जिनका निर्वाचन प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। तीनों का ही, तीनों के जो भी सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि विधानमंडल विधि बना करके क्या करते हैं? विधानमंडल विधि बना करके नगर पालिकाओं के जो तीनों स्तर है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का निर्वाचन का निर्धारण करती है। 3 स्तरों पर संसद या फिर विधानमंडल, इनके सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है कि राज्य सरकार जो है नगर पालिकाओं का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को इसमें मनोनीत भी कर सकती है। अब कैसे कर सकती है? किसके अंदर कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है? तो एक बात अलग है, इसमें अलग लिख लेना वैसे तो, कि राजस्थान में नगर पालिका जो है उसमें 6 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकती है। कौन करेगी? राज्य सरकार। किन व्यक्तियों को करेगी? कि जो नगर पालिका के बारे में विशेष प्रकार से ज्ञान रखते हैं, उनको नॉलेज है। और नगर परिषद के अंदर 8 सदस्य और 12 सदस्य है जो कि नगर निगम के लिए मनोनीत कर सकते हैं, राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो। उसके बाद में NS लिखेंगे, त्रिस्तरीय होगी तथा इन तीनों स्तरों के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है, तथा इन तीनों स्तरों के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। और इनका निर्वाचन, इन सभी का या फिर इन तीनों स्तरों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और ऐसे लिख दो, और इनका निर्वाचन पार्षद कहा जाता है, जिनका निर्वाचन लिख दो, ऐसे कहा जाता है जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखो आप,
ये लिख दिया यहाँ तक। विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्धारित करेगी। विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन का निर्धारण करेगी। निर्वाचन का निर्धारण करेगी। ये जो नगरपालिका आप समझ रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, देखो नगरपालिका के अंदर ये नगरपालिका जो हम कह रहे हैं ये तीनों स्तर की बात कर रहे हैं एक साथ। अब अध्यक्ष का मतलब तीनों जगह अध्यक्ष होता है, एक तरह से सीधा हम कह सकते हैं पीठासीन एक तरह से अधिकारी माने, ठीक है, जो मुख्य नेतृत्व वहां पे करते हैं। तो नगरपालिका के अंदर होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष को कहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। नगर परिषद के अंदर होता है सभापति उपसभापति। और फिर बात आती है नगर निगम की, वहां पे होते हैं महापौर उप महापौर। क्या होते हैं? महापौर उप महापौर। तो ये जो बात करते हैं अध्यक्ष, ये ऐसा नहीं है कि नगर पालिका का अध्यक्ष जो पहला स्तर है, तीनों स्तर की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो जो महापौर है सभापति वो भी एक तरह से क्या है, अध्यक्ष होते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर लिखो तीनों स्तरों पर संसद व विधानमंडल सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तीनों स्तरों पर संसद व विधानमंडल के सदस्यों को विधानमंडल के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। समझ में आ गया? लिखो, इसको लिखो। फिर लिखो राज्य सरकार नगर पालिका का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत भी कर सकती है। राज्य सरकार नगर पालिकाओं का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को या फिर सदस्यों को मनोनीत कर सकती हैं, जो कि राजस्थान नगर पालिका में कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। चलें, देखो राज्य सरकार नगर पालिकाओं का विशेष
ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को वाले सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार मनोनीत कर सकती है। फिर एक चीज नोट लगा के लिखो, राजस्थान नगर पालिका में लिखो, राजस्थान में नगर पालिका 6 सदस्य, राजस्थान में नगर पालिका कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे? 6 सदस्य। नगर परिषद 8 सदस्य तथा नगर निगम में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तथा नगर निगम में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कौन सा लिखा है हमने अभी? आर के बाद में क्या आएगा? एस आएगा। लिखो, समितियों के गठन की बात करेगा। अनुच्छेद 243 एस, अनुच्छेद 243 एस, ये किसकी बात करेगा भाई? वार्ड समितियों का गठन। लिखो इसमें वार्ड समितियों का गठन। समितियों का गठन किस प्रकार से करेंगे भाई? कितने वार्ड मिलकर करेंगे? और अगर एक से अधिक वार्ड है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा समिति का? अगर एक वार्ड की कोई समिति है तो उसका अध्यक्ष वार्ड पंच होगा। वार्ड पंच क्या, जो पार्षद होगा, वार्ड पार्षद जो होगा उसका अध्यक्ष हो जाएगा। लेकिन एक से अधिक अगर वार्डों को संगठन करके, मर्ज करके, कंबाइंड करके उसको अगर एक समिति का निर्माण किया गया तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? या फिर अब मानो कि 2 वार्ड पार्षद जो है दोनों ही चाहते हैं कि मैं यदि अध्यक्ष बनूंगा, मैं ही बनूंगा, तो उनमें से कौन बनेगा? 2 वार्डों के अंदर से किस पार्षद को बनाया जाएगा? यानी इसमें देखो बात करते हैं हम, 3 लाख या फिर उससे अधिक जनसंख्या है, उस पर एक वार्ड समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें एक या अधिक वार्ड हो सकते हैं। इस समिति के अंदर एक वार्ड भी हो सकता है, यानी 3 लाख के अंदर एक वार्ड या फिर अधिक वार्ड भी हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी वार्ड में, किसी वार्ड समिति का अगर के अंदर अगर एक वार्ड है तो उसका अध्यक्ष वार्ड पार्षद होगा। यदि एक से अधिक वार्ड है तो पार्षदों में से वार्ड समिति की जो जनसंख्या है, वार्ड समिति के अंदर जितनी जनसंख्या जो बिलोंग करती है, हम कह सकते हैं, उनका निर्धारण, अध्यक्ष का जो निर्धारण है वो जनता करेगी, जनसंख्या के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। वार्ड समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? वार्ड हेतु योजनाओं का निर्माण करना होता है। यानी जो 2-3 वार्ड मिलकर के एक समिति बनाते हैं और सामूहिक रूप से उसमें कार्य करवाते हैं। ठीक है, यानी संगठन में शक्ति होती है। लिखो, वार्ड समितियों का गठन, क्या काम होता है इसका? वार्ड हेतु योजनाओं का निर्माण करना। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या पर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। क्या इसमें लिखा है? 3 लाख या उससे अधिक
3 लाख या अधिक की 3 लाख या अधिक की जनसंख्या पर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। अगर पहले उस समिति में एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते, उस समिति में एक या अधिक वार्ड हो सकते। उस समिति में एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। वार्ड हो सकते हैं। फिर लिखो, यदि समिति में एक वार्ड है, समिति में एक वार्ड है, तो उसका अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष? उस समिति का। तो उसका अध्यक्ष पार्षद होगा। अध्यक्ष पार्षद होगा, उस वार्ड का पार्षद होगा। ऐसे लिखो, समझ में नहीं आएगा ना। तो उसका अध्यक्ष उस वार्ड का पार्षद होगा। पार्षद होगा। अगर एक से अधिक वार्ड है तो पार्षद, मतलब अगर 2 है तो 2 पार्षद हो जाएंगे। दोनों में से कौन, किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा बताओ? तो उसके लिए क्या करेगी? उस वार्ड के अंदर जो जनता है वो निर्धारण करेगी उसका। यदि एक से अधिक वार्ड है तो पार्षदों में से वार्ड समिति की जनसंख्या अध्यक्ष का निर्धारण करेगी। लिखो, इतना लिखो, उसमें आगे लिखते हैं फिर। लिख लिया? यदि एक से अधिक वार्ड है, समिति में एक से अधिक वार्ड है, तो पार्षदों में से वार्ड समिति की अध्यक्ष का निर्धारण यदि समिति में एक से अधिक वार्ड है तो वार्ड पार्षदों में से समिति की जनसंख्या, यदि समिति में एक से अधिक वार्ड है तो वार्ड पार्षदों में से वार्ड समिति की जनसंख्या
वार्ड समिति की जनसंख्या अध्यक्ष का निर्धारण करेगी। निर्धारण करेगी। फिर एक एक चीज और लिख दो कि इनका कार्य क्या होता है। वार्ड समिति का मुख्य कार्य वार्ड के लिए योजनाओं का निर्माण करना। वार्ड समिति का मुख्य कार्य वार्ड हेतु योजनाओं का निर्माण करना। वार्ड हेतु योजनाओं का निर्माण करना। फिर लिखो अनुच्छेद 243 टी किसके बारे में बात करता है? आरक्षण की बात करता है। आर के बाद में एस के बाद में टी, हेडिंग लगाओ। कैसा आरक्षण? जो हमने पढ़ा था 73वें संविधान संशोधन के अंदर, वही सेम ही मानो ना। अनुच्छेद 243 टी आरक्षण। वो इसमें समझने की पहले कोशिश करें कि SC/ST की जो जनसंख्या है उसके अनुपात के अनुसार इसको है जो कि इनको आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि 1/3 भाग या फिर 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, यानी रिजर्व की जाएगी। और विधानमंडल विधि बना करके है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है OBC उनको भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। कौन करेगी? विधानमंडल विधि बना करके। तो पहले लिखो SC/ST जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। SC/ST की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार की जनसंख्या SC/ST जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण दिया जाएगा तथा 1/3 आरक्षण 1/3 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होगी। लिखो 1/3 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होगी। विधानमंडल विधि बना करके OBC को भी आरक्षण दे सकती है, ऐसे लिख दो। विधानमंडल विधि द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। विधानमंडल
विधि द्वारा ओबीसी लिखो या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग लिखो, कुछ भी लिख दो, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधानमंडल विधि द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। प्रदान कर सकती है। समझ में आ गया? लिखो इसको। विधानमंडल विधि बना करके अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। फिर एक नोट लगा के लिख दो इसमें कि नगर पालिकाओं व पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं में समस्त जो आरक्षण है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य हेतु ही दिया जाता है। ऐसे नहीं कि सदस्यों के लिए दिया जाएगा, सदस्यों के लिए नहीं होता है। दोनों के अंदर आइए, नगर पालिका व पंचायती राज संस्थाओं में ये सभी आरक्षण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हेतु ही दिया जाता है, सदस्यों हेतु। यानी देखो इसमें सॉरी मैं भूल गया, अध्यक्ष है उपाध्यक्ष, क्योंकि जो सदस्य होते हैं उनमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है, इसलिए कहने का मतलब ये कि सदस्य के लिए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए किया जाता है। मैंने इसे बोल दिया ना कि सदस्य के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अब प्रधान है तो भी वो पहले सदस्य चुना जाता है। और इनका चुनाव तो वैसे अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन पहले वो सदस्य के रूप में तो बनते ही है, चुने जाते हैं पहले। जैसे अब कई बोलते हैं कि मेरे को सीएम बनना है, तो पहले उसको सदस्यता कहाँ की लेनी पड़ेगी? विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी विधानमंडल की। विधानमंडल में आपकी दोनों चीज़ आ गई, चाहे विधान परिषद की सदस्यता लो या फिर विधानसभा की लो, तो एक सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर मानो कोई व्यक्ति है जो कि विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्यता अगर नहीं ले रखी है, तो भी अगर चाहता है कि मेरे को सीएम बनना है तो बन सकता है। क्या करना होगा? देखो, अगर उसके पास में वो कहीं से भी विधायक नहीं है तो वह उसको सीएम बनाया जा सकता है, मतलब सीएम बना सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। यानी कहीं ना कहीं से उसको विधायक बन करके विधानसभा में आना है। समझ गए? मतलब कहीं ना कहीं सीट से उसको विधायक जीतना होगा। अन्यथा इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। फिर तो 6 माह के अंदर अगर जीत के नहीं आया तो फिर बोरिया बिस्तरे से बांध देते। ऐसे तो कौन चाहता है कि मैं हटू पद से, हटा देते फिर उनको, जबरदस्ती दिलवा देते इस्तीफा। इसमें लिखो, नोट लगा के लिखो एक चीज, नगर पालिका व पंचायती राज संस्थाओं हेतु समस्त आरक्षण नगर पालिकाओं व पंचायती राज संस्थाओं के समस्त आरक्षण किनके हेतु है? के समस्त आरक्षण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व सदस्य हेतु दिया जाता है। नगर पालिकाओं व पंचायत समिति संस्थाओं में समस्त आरक्षण अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सदस्य
सदस्यों हेतु ही दिया जाता है, हेतु दिया जाता है। नगर पालिका व पंचायती राज संस्थाओं में समस्त आरक्षण, यानी सब जो भी आरक्षण की बात हम कर रहे थे वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों हेतु दिया जाता है। नोट लगा के लिखो, ये बात इसमें नहीं है, अनुच्छेद 243 में नहीं है। इसके बाद में आता है यू, अनुच्छेद 243 यू बात करता है अवधि की। किसकी बात करेगा? अवधि की। अवधि कितने वर्ष की रखी गई है इनकी? चलो एक अनुच्छेद लिख देते हैं इनका, नहीं तो क्लास का टाइम तो हो गया आज का। अनुच्छेद 243, इसमें बात करेंगे अवधि की। अवधि कितने साल की रखी जाएगी इनकी? कितनी होती है? कितने वर्ष का कार्यकाल होता है इनका? 5 वर्ष का। कितना होता है? देखो, निर्धारित अवधि इनकी जो 5 वर्ष की है, और वही बात है जो पंचायत राज में हम लोगों ने पढ़ी थी, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, या फिर जिला प्रमुख हो। यानी इसमें है कि यदि कोई संस्था मतलब ये दो तीनों जो स्तर है, इसमें कोई भी संस्था निर्धारित अवधि पूर्व अगर विघटित हो जाए, यानी कोई सीट खाली हो जाए, तो 6 माह में उपचुनाव करवाया जाएगा और ऐसी संस्था शेष अवधि के लिए काम करेगी। और यदि शेष अवधि 6 माह है तो उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि बाड़ो खर्चो ज़्यादा लगे। बाड़ो खर्चो कौन सो? चुनाव प्रक्रिया में खर्चों कौन लगेगा? तो अब लिखो आप, इसमें लिखो अवधि, निर्धारित अवधि 5 वर्ष, निर्धारित अवधि 5 वर्ष। कितनी रखी गई है? निर्धारित अवधि 5 वर्ष। यदि कोई संस्था निश्चित या फिर निर्धारित अवधि से पूर्व, निश्चित अवधि लिखो, इस जगह निर्धारित अवधि लिखो, अवधि से पूर्व, निर्धारित अवधि से पूर्व अगर विघटित हो जाती है तो उपचुनाव होगा। तो ऐसी संस्था के लिए तो उपचुनाव करवाया जाएगा, ऐसी संस्था शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, काम करेगी, शेष अवधि के लिए काम करेगी। अगर शेष अवधि 6 माह है तो उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा। एक लाइन और लिख दो, यदि शेष अवधि 6 माह है तो उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे, उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। ओके, कोई ज़्यादा इसके अंदर बात समझने वाली और वो तो है नहीं, सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 243 यू बात करता है अवधि की, किसके अंदर? शहरी निकाय के अंदर। निर्धारित अवधि 5 वर्ष की, अगर 5 वर्ष से पहले कोई सीट अगर खाली हो जाती है, संस्था, अब थोड़ा अलग से मत समझना उसको, ऐसी संस्था मतलब तीनों स्तरों में कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष कोई भी अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है, उपाध्यक्ष हो सकता है। उपाध्यक्ष तो कैसे होता है? उपचुनाव थोड़ी करवाया जाएगा उपाध्यक्ष का, कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना,
तो जो अध्यक्ष की बात करते हैं ना, ऐसी संस्था जो मुख्य नेतृत्व जो करता है, उनके बारे में बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर निश्चित जो अवधि है, निर्धारित अवधि से पहले अगर विघटित हो जाए, यानी सीट खाली हो जाए किसी कारणवश से, तो वहाँ पे उपचुनाव करवाया जाएगा। अगर 6 माह बचे हैं पूर्णकाल से तो चुनाव नहीं करवाया जाएगा। और जो आद्यकाल के अंदर जो मध्यावधि चुनाव करवाया गया है, यानी 3 साल पहले किसी संस्था ने कार्य किए हैं, उसके बाद में 2 साल बचे, तो 2 साल जो नई जो संस्था चुनी जाएगी वो कार्य करेगा, यानी नया अध्यक्ष जो काम करेगा, उसके बाद में दोबारा से चुनाव होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद में वी क्या बताता है, अयोग्यताएं। किसके बारे में बात करता है, अयोग्यताएं, यानी निर्धारित जो 21 वर्ष से न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए। किसके लिए, नगर पालिका के लिए सदस्य हेतु कितनी निर्धारित उम्र बताई गई है, 21 वर्ष। और अन्य ऐसी योग्यताएं जो विधानसभा सदस्य हेतु आवश्यक है। चलो 2 लाइन इसमें लिख लो। अनुच्छेद 243 वी, अयोग्यताएं। दो लाइन लिखनी है बस, कोई ज़्यादा नहीं इसके अंदर। पहली लाइन ये लिखो आप, निर्धारित न्यूनतम आयु सीधा लिख दो, निर्धारित आयु 21 वर्ष। कितनी रखी गई है, आयु 21 वर्ष रखी गई है। फिर एक लाइन और लिख दो इसमें, अन्य ऐसी योग्यताएं जो विधानसभा सदस्य हेतु आवश्यक है। ऐसी आवश्यकताएं, अन्य ऐसी योग्यताएं जो विधानसभा सदस्य हेतु आवश्यक है। जो विधायक हेतु आवश्यक है, विधानसभा सदस्य हेतु आवश्यक है। लिख लिया, लिखो। फिर डब्ल्यू बात करता है नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में। जो अनुसूची 12 में कितने विषय है, 18 विषयों में से विधानमंडल विधि द्वारा उनको प्रदान कर सकती। कितने कर सकते हैं, राजस्थान में नगर पालिका को विधानमंडल द्वारा 18 विषय पूरे दे दिए गए। और उसमें कितने दिए गए हैं, पंचायती राज में, ग्रामीण पंचायती राज में उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय है ना, जिसमें 21 विषय दिए गए। पहले 16 थे और 5 और दिए गए, तो उनको 21 विषय ही प्रदान किए गए। और विधानमंडल अगर चाहे तो पूरे विषय भी उनको दे सकती है, प्रदान कर सकती है। तो इन्होंने तो कर दिया भाई, 18 विषय थे, सारे इनको प्रदान कर दिए। लिखोगे, चलो एक आर्टिकल एक एक करते। मैंने 3 आर्टिकल आपको और लिखा दिया, टाइम तो हो गया था। चलो लिख लो, एक और लिख लो, नगर पालिकाओं की शक्तियां। नगर पालिकाओं की शक्तियां लिखो। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू।
या कल लिखाऊं? चलो ये तो कल लिखेंगे फिर, ठीक है। ये लिख लिया ना आपने? चलो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।